आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यतिकरण की घटना में दो प्रकाश तरंगें जो किसी स्रोत से निकलती हैं समान आवृत्ति वाली, और जब ये तरंगें माध्यम में आगे चलते हुए अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं। और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो अगर माध्यम में हम एक पर्दा रख दें तो पर्दे पर हमें चमकीली और काली धारियां प्राप्त होंगी जिनको हम व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। साथ में हमने ये भी देखा था कि व्यतिकरण की घटना में पर्दे के किसी भी बिंदु पर जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है I=I1 + I2 + 2√I1 × I2 × cos φ। यहाँ फाई क्या है? तरंगों के बीच कलांतर है। अगर मान लीजिए हम बिंदु P पर तीव्रता की बात कर रहे हैं, ये तीव्रता किसी भी बिंदु के लिए है, तो बिंदु P पर अगर हम तीव्रता निकालेंगे तो बिंदु P पर इन तरंगों के बीच कलांतर क्या है? वो कलांतर है फाई। I1 I2 इन दोनों तरंगों की तीव्रता है। यहाँ से जो S1 से तरंग निकल रही है इसकी तीव्रता, S2 पर जो तरंग निकल रही है इसकी तीव्रता। तो परिभाषा के अनुसार दो शर्तें तो हमें प्रारंभ में ही मिल जाती हैं कि व्यतिकरण की घटना के लिए दोनों तरंगें एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होनी चाहिए, और दूसरी शर्त कि दोनों तरंगें समान आवृत्ति की होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों तरंगें समान आवृत्ति की हैं, उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि किसी भी बिंदु पर तीव्रता का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर जो फाई जो कलांतर है, ये जो कलांतर फाई, ये इसमें दो टर्म इंक्लूड है। चूंकि बिंदु P पर जब तरंग पहुंचेगी तो यहाँ पर जो कलांतर होगा वो दो कारणों से होगा। एक तो इन सोर्स S1 S2 से जो तरंगें चली हैं P तक पहुंची हैं, इन्होंने अलग अलग दूरियां तय की हैं, तो दूरी का अंतर या कहें पथांतर के कारण भी कुछ कलांतर आएगा जिसको हमने मान लिया φ1। और दूसरा हिस्सा जो यहाँ से तरंग निकलते समय भी इनके बीच में कुछ कलांतर शुरू में भी हो सकता है जिसको हमने मान लिया φ2। तो जो कलांतर फाई है ये φ1 और φ2 दो कारणों से मिलकर बना है। तो ये जो φ1 है ये है पथांतर के कारण। ये तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि एक बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच जो दूर चली गई दूरियों का अंतर है वो फिक्स ही रहना है। लेकिन जो दूसरा φ2 है, जो φ2 यहां से निकलते समय तरंगों के बीच का कलांतर है। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कला संबद्ध तरंगों की। तो अगर दो तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ बदलता नहीं है, नियत रहता है, तो हम उसको कहते हैं कला संबद्ध तरंगें। तो अगर S1 और S2 से निकलते समय इन तरंगों के बीच कलांतर बदलता नहीं है, यानी समय पर निर्भर नहीं करता है, तो φ2 भी फिक्स होगा। φ1 ऑलरेडी फिक्स है, तो इसका मतलब है एक बिंदु के लिए फाई का मान नियत हो गया, यानी उस बिंदु पर तीव्रता निश्चित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर हमें काली फ्रिंज मिल रही है हमेशा काली ही फ्रिंज मिलेगी, जहां पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वहां पर हमेशा ब्राइट रहेगी, और इस तरह से क्या होगा, ये व्यतिकरण चित्र है वो स्थायी बना रहेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर दो अलग अलग सोर्स रखे, जैसे यहाँ पर हमने एक बल्ब रख दिया, यहाँ पर हमने एक बल्ब रख दिया, दोनों से समान आवृत्ति की तरंगें निकल रही हैं। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो स्वतंत्र स्रोतों से जो तरंगें निकलेंगी उनके बीच कलांतर समय के साथ बदलता है, यानी कि वो कला संबद्ध नहीं होती हैं। और उसका कारण भी बताया था कि उससे कंटिन्यूअस वेव नहीं निकलती बल्कि वेव ट्रेंस या तरंगावली निकलती हैं। और जब कलांतर निश्चित नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि जो φ2 है इसका मान समय के साथ बदलेगा, और जब φ2 का मान बदलेगा तो फाई का भी मान बदलेगा। और फाई का मान बदलने का मतलब हो गया जो तीव्रता है I ये भी लगातार बदलेगी।
मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ये दोनों स्रोत कला संबद्ध नहीं है, यानी यहाँ से आने वाली तरंगों के बीच कलांतर लगातार बदल रहा है, तो बिंदु P पर भी कलांतर लगातार बदलेगा। परिणाम ये होगा कि इस बिंदु पर कभी तीव्रता अधिकतम होगी, कभी न्यूनतम होगी, यानी कभी हमें दीप्त फ्रिंज और कभी अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। और चूंकि ये परिवर्तन काफ़ी तेजी से होगा, हमने बताया था कि फेज का जो डिफरेंस आता है एक वेव ट्रेन के बाद अगली वेव ट्रेन आती है, तो ये जो अधिकतम समय इसमें 10⁻⁻8 सेकंड का होता है, यानी 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर ये कलांतर बदलना ही है। तो 10⁻1 सेकंड में अगर कलांतर एक बार बदला अधिकतम, तो 1 सेकंड में ये 1/10⁻⁻8 यानी 10⁻8 बार बदल जाएगा। और ये राशि काफ़ी बड़ी है, यानी करीब 1 सेकंड में करीब 10 करोड़ बार। और जब इतनी तेजी से यहाँ पर तीव्रता लगातार बदलेगी, तो हमारी आंखें इस परिवर्तन को नहीं देख पाएंगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमें सभी बिंदुओं पर औसत तीव्रता दिखाई देगी। अगर औसत तीव्रता की बात करें तो इस समीकरण से देखें, अगर औसत मान देखें तीव्रता का एवरेज, तो I1 प्लस I2 और cos फाई का जो औसत मान होगा एक साइकिल में वो होता है 0, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 0। तो औसत तीव्रता दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। यानी हर एक बिंदु पर जो तीव्रता होगी, कोई सा भी बिंदु ले लें, हर एक बिंदु पर तीव्रता इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के सीधे सीधे योग के बराबर होगी। यानी इस घटना में हम व्यतिकरण चित्र नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए व्यतिकरण के लिए तीसरी जो शर्त हो जाती है हमारे पास कि जो दोनों सोर्स हैं वो कला संबद्ध होने चाहिए, या जो तरंगें व्यतिकरण कर रही हैं वो तरंगें कला संबद्ध तरंगें होनी चाहिए। अगर ये कला संबद्ध नहीं है, भले ही आवृत्ति सेम है, व्यतिकरण तो होगा, लेकिन व्यतिकरण फ्रिंजें स्थिर नहीं रहेंगी, यानी व्यतिकरण स्थायी नहीं होगा। तो स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए इन तरंगों का कला संबद्ध होना अति आवश्यक है। और दूसरी बात हमने पिछली वीडियो में ये भी बताई थी, अगर दो तरंगें अगर अलग अलग आवृत्तियों की हैं, तो अलग अलग आवृत्तियों की तरंगें कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकती हैं। तो व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियों का समान होना जरूरी है। और जब आवृत्ति समान होंगी तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक ही स्रोत से, जैसे कि यंग के प्रयोग में जो बताया था कि अगर हमारे पास एक बिंदु स्रोत है S और इससे हम दो स्रोत प्राप्त कर लेंगे, तो ये दोनों जो स्रोत होंगे, ये S1 और S2, ये कला संबद्ध स्रोत होंगे। कारण, क्योंकि इससे आने वाला जो प्रकाश होगा वही प्रकाश इन दोनों स्रोतों से बाहर निकलेगा। तो परिणाम ये होगा कि यहाँ से निकलने वाले प्रकाश की कला में जैसे ही परिवर्तन होगा तरंग की कला में, उतनी कला यहाँ पर और यहाँ पर भी हो जाएगी। तो इस तरह से कलांतर शून्य हो जाएगा और हमें जो अलग अलग बिंदुओं पर जो तीव्रता है वो समय के साथ नहीं बदलेगी, क्योंकि ये कला संबद्ध स्रोत होंगे। तो इस तरह से प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो मेन शर्तें हैं, पहली कि दोनों तरंगें एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होनी चाहिए। दूसरी, दोनों तरंगें समान आवृत्ति की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आवृत्ति समान नहीं होंगी तो इनके बीच कलांतर कभी भी नियत नहीं रह सकता। परिणाम ये होगा, हमें व्यतिकरण पैटर्न नहीं दिखाई देगा। और तीसरी बात कि अगर इनकी आवृत्ति समान है लेकिन ये कला संबद्ध होनी चाहिए, और समान आवृत्ति वाली तरंगों को हम कला संबद्ध बना सकते हैं, जैसा कि ये उदाहरण है। तो ये तो हुई व्यतिकरण के लिए हमारे पास आवश्यक शर्तें। इनमें एक शर्त और है आवश्यक शर्तों में। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो तरंग आ रही हैं, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, यहाँ से जो तरंग आ रही है, यहाँ से जो तरंग आ रही है, अगर ये तरंगें पोलराइज्ड हैं, ध्रुवित तरंगें हैं, तो इनकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन भी समान होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन और ध्रुवित तरंग से क्या मतलब है, तो प्रकाश तरंगें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, विद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर के वाइब्रेशंस होते हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं।
और तो तरंग में जो विद्युत वेक्टर है, विद्युत वेक्टर के कंपन किस दिशा में है, तो जिस दिशा में विद्युत वेक्टर की कंपन है उस दिशा को हम कहते हैं स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। जैसे ये तरंग इस दिशा में जा रही है, मान लीजिए ये विद्युत वेक्टर के कंपन है और ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है, तो इसमें इस तरंग में अगर मान लीजिए एक्स अक्ष की दिशा है, ये वाई अक्ष की दिशा है, ये जेड अक्ष की दिशा है, तो विद्युत वेक्टर के कंपन क्या है, वाई अक्ष की दिशा में है। तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है वो वाई अक्ष की दिशा में है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एक तरंग और है जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन मान लीजिए जेड अक्ष की दिशा में हो रहे हैं, ये जेड अक्ष की दिशा है और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो यहां पर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगी अलोंग जेड एक्सिस, इस दिशा में विद्युत वेक्टर के कंपन है। तो अगर ये दोनों तरंगें पोलराइज्ड हैं तो इस तरंग में, पहली तरंग में विद्युत वेक्टर के कंपन जिस दिशा में हो रहे हैं उसी दिशा में दूसरी तरंग के भी विद्युत वेक्टर के कंपन होने चाहिए, तभी व्यतिकरण होगा, अन्यथा नहीं। रीजन है कि अगर मान लीजिए दोनों तरंगों में विद्युत वेक्टर के कंपन इसी डायरेक्शन में है तो समान कला में होने पर क्या होगा, ये दोनों आयाम ऐड हो जाएंगे, परिणामी तीव्रता अधिकतम मिलेगी, और विपरीत कला में होने पर ये सब्ट्रैक्ट होंगे, परिणामी तीव्रता न्यूनतम या 0 मिलेगी। लेकिन अगर एक तरंग में विद्युत वेक्टर की कंपन इस डायरेक्शन में है और दूसरी तरंग में विद्युत वेक्टर की कंपन इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में न्यूनतम तीव्रता हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगी। तो व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास अगली शर्त है वो क्या है, अगर दोनों तरंगें ध्रुवित हैं तो उनमें विद्युत वेक्टर के जो कंपन हैं उनकी दिशा समान होनी चाहिए, और विद्युत वेक्टर के कंपन जिस दिशा में होते हैं हम उसको स्टेट ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण की अवस्था कहते हैं। तो अभी हमने जो बात की है ये वो शर्तें हैं, इनके पूरे होने पर ही हमारे पास व्यतिकरण की घटना होगी। लेकिन जब व्यतिकरण की घटना को हम प्रयोग में करते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन लें, कुछ प्रेक्षण लें, तो उसके लिए व्यतिकरण जो चित्र है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो व्यतिकरण चित्र स्पष्ट बने तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, तो उसके लिए एक शर्त तो ये है कि जो स्रोत हैं, दो स्रोत, इनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। ध्यान होगा कि जब फ्रिंजें हमें पर्दे पर प्राप्त होती हैं, जो हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें पर्दे पर मिलती हैं, तो उनकी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है उसका फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2d। तो यहाँ पर 2d क्या है, S1 और S2 के बीच की दूरी है। तो ये दूरी जितनी कम होगी फ्रिंज चौड़ाई उतनी ज़्यादा मिलेगी, और फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी तो हम दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों को स्पष्ट रूप से बिल्कुल अलग अलग देख पाएंगे। तो स्पष्ट व्यतिकरण चित्र दिखने के लिए S1 और S2 के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में जो कैपिटल D है वो डबल स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी थी। हालांकि यहाँ पर लग रहा है कि D का मान ज़्यादा होने पर ही फ्रिंज चौड़ाई बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम D का मान बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फ्रिंजें थोड़ी सी अस्पष्ट या धुंधली हो जाती हैं। तो फ्रिंज क्लियर दिखाई दें इसके लिए हम दोनों स्रोतों के बीच की दूरी को कम रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगली बात आती है कि व्यतिकरण की घटना में जो आयाम होता है, मैक्सिमम आयाम होता है, वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है, और जो न्यूनतम आयाम होता है वो दोनों तरंगों के अंतर के बराबर होता है। तो हम चाहते हैं कि व्यतिकरण चित्र स्पष्ट दिखाई दे, यानी जो फ्रिंजें जो बन रही हैं उनमें कंट्रास्ट अच्छा हो, तो उसके लिए जरूरी शर्त यह है कि या तो दोनों तरंगों के आयाम A1 और A2 इक्वल हो, या फिर इनमें अंतर बहुत अधिक ना हो। जरा देखिए, अगर मान लो दोनों के आयाम समान हो, मान लीजिए जो दो तरंगें आ रही हैं और दोनों का आयाम स्मॉल a है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी a प्लस a यानी कि 2a, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मिलेगा a प्लस a 2a, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, न्यूनतम आयाम होगा वो a माइनस a इक्वल टू 0। जब न्यूनतम आयाम 0 होने का मतलब है न्यूनतम तीव्रता 0 हो गई, मतलब न्यूनतम तीव्रता वाले स्थान पे बिल्कुल अंधेरा होगा, यानी फ्रिंज बिल्कुल काली होगी, और जहाँ पर तीव्रता अधिकतम है वहाँ पर रोशनी बहुत ज़्यादा होगी। स्पष्ट है कि दोनों फ्रिंज हम अलग अलग देख पाएंगे।
अगर इनके आयाम में जो है समान नहीं है तो परिणाम क्या होगा, जहां पर काली फ्रिंज बननी चाहिए वहां काली नहीं होगी, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ रोशनी होगी। तो परिणाम क्या होगा, एक दीप्त संपोषी व्यतिकरण वाले स्थानों पर क्या होगा, तीव्रता बहुत ज्यादा होगी, विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर तीव्रता थोड़ी कम होगी। तो अगर इनमें A1 और A2 में अंतर बहुत अधिक है तो ऐसी पोजीशन में हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे, तो प्रेक्षण लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्पष्ट व्यतिकरण चित्र प्राप्त करने के लिए अगली शर्त क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम या तो बराबर हों, कि बराबर होना बेटर है, क्योंकि इससे जो है विनाशी व्यतिकरण में हमें काली फ्रिंज दिखाई देगी। और अगर ऐसा नहीं है तो आयाम में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, लगभग बराबर हो। तो स्पष्ट व्यतिकरण चित्र के लिए दिखने के लिए एक पॉइंट हमारा ये भी हुआ कि तरंगों के बीच जो अंतर है, तरंगों के आयामों के बीच या जो है अंतर है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और बेटर ये होगा कि आयाम समान हो। और अगली बात आती है कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स का मतलब जो मूल सोर्स है व्यतिकरण में, जो एस जो सिंगल स्लिट लगी हुई थी यहां से जो प्रकाश निकल रहा था, तो जो एस है हमारा मूल सोर्स है। ये जो सोर्स है ये जो है कैसा होना चाहिए, एक वर्णी। एक वर्णी मतलब इसमें एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भी हमें व्यतिकरण चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। उसका कारण क्या है उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये जो सोर्स है ये एक वर्णी ना हो करके श्वेत प्रकाश का सोर्स है और इससे श्वेत प्रकाश बाहर आ रहा है। तो जब ये प्रकाश यहां से बाहर निकलेगा तो जो डबल स्लिट है यहां से भी आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होगा। और श्वेत प्रकाश में हमें पता है 7 रंग का प्रकाश होता है, बैगनी से लेके लाल तक, और जिनकी तरंगदैर्घ्य करीब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7900 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये सारी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश इसके अंदर मौजूद होगा। मतलब 7 रंग इधर से भी निकलेंगे और 7 रंग इधर से भी निकलेंगे। और चूंकि अलग अलग रंगों के प्रकाश की आवृत्ति अलग अलग होती है, और व्यतिकरण की घटना क्या होती है कि समान आवृत्ति वाले जो तरंगे होंगी उन्हीं के बीच व्यतिकरण होगा। तो कहने का मतलब है यहां से निकलने वाले लाल प्रकाश और यहां से निकलने वाले लाल प्रकाश के बीच व्यतिकरण होगा, यहां से निकलने वाले नीले प्रकाश की तरंग और यहां से निकलने वाले नीले प्रकाश की तरंग के बीच व्यतिकरण होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से निकलने वाला लाल प्रकाश यहां के से निकलने वाले नीले प्रकाश के साथ व्यतिकरण करे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आवृत्ति अलग अलग है। अब पहली बात देखिए कि इस वाले पॉइंट के बारे में हम सोचें। ये पॉइंट S1 और S2 से समान दूरी पर है, और समान दूरी पर है यानी यहां पर कलांतर शून्य होगा क्योंकि पाथ लेंथ इक्वल है, और चूंकि सोर्स हमारा कला संबद्ध है तो यहां से निकलने वाले तरंग की कला भी समय के साथ नहीं बदल रही। तो सभी रंगों के लिए इस पॉइंट पर कलांतर शून्य होगा, तो इसका मतलब है सभी रंगों की दीप्त फ्रिंज यहां पर बनेगी, और जब सभी रंग यहां पर एक साथ पहुंचेंगे तो परिणामी फ्रिंज जो हमें दिखाई देगी व्हाइट दिखाई देगी। तो जो सेंटर पर जो फ्रिंज होगी वो होगी सफेद, क्योंकि 7 रंग यहां पर एक साथ आएंगे और जब 7 रंग मिलेंगे तो व्हाइट फ्रिंज मिलेगी। अब हम देखें कि यहां पर जो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला था बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2d, तो ये कह रहा है कि जिस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि दृश्य प्रकाश में जो लाल प्रकाश है, लाल प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्यादा होगा, लाल के लिए ज्यादा होगा, और ब्लू के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होगा। ब्लू के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान सबसे कम होगा। और अगर हम बात करें ग्रीन का तो ग्रीन के लिए थोड़ा ज्यादा होगा। चलिए मान लेते हैं कि इसके लिए ब्लू लाइट के लिए फ्रिंज चौड़ाई 0.4 mm है, ग्रीन के लिए हमने मान लिया 0.6 mm है, और रेड के लिए हमने मान लिया 0.8 mm है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फ्रिंज से जो हमारे पास 0.4 mm पर हमें नीले रंग का प्रकाश
दिखेगा, यहाँ पर नीली फ्रिंज दिखेगी। उसके बाद 0.6 मिलीमीटर दूरी पर हरे रंग का प्रकाश फ्रिंज दिखाई देगी और 0 मिलीमीटर पर लाल रंग की फ्रिंज दिखाई देगी और इसके बीच में हमें सारे कलर दिखाई देंगे। और उससे पहले हमें काली फ्रिंज भी नजर आएगी एक। कारण क्या, काली फ्रिंज कहाँ कहाँ मिलेगी, 0.2 पर, 0.3 पर, 0.8 पर। सेम पैटर्न नीचे मिलेगा। तो केंद्रीय फ्रिंज के बाद हमें जो है काली फ्रिंज प्राप्त होंगी सभी की, और फिर ब्लू कलर या बैगनी कलर उसके बाद मिलेगा। उसके बाद ग्रीन कलर मिलेगा, इनके बीच में और भी कलर होंगे वो मिलेंगे, और लास्ट में रेड मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंटर पर व्हाइट फ्रिंज मिल रही है, उसके बाद हमें अदीप्त फ्रिंज मिल रही है ब्लैक, और उसके बाद फिर हमें ये रंगीन फ्रिंजें दिखाई दे रही हैं जिनमें बैगनी या नीला कलर सेंटर की तरफ है और लाल कलर दूर है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि इनकी फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग है। परिणाम ये होगा कि इसके बाद कुछ बिंदुओं पर एक रंग के लिए विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा, तो उसी बिंदु पर दूसरे रंग के लिए संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। जैसे हम कहें 1.2 mm की बात करें तो 1.2 mm पर नीले कलर की तीसरी फ्रिंज मिलेगी और हरे कलर की दूसरी फ्रिंज मिलेगी। तो 0.6 का डबल 1.2 हुआ, इसका 3 टाइम 1.2 हुआ। मतलब 1.2 mm पर, यहां से 1.2 mm की दूरी पर ये दोनों कलर एक साथ आएंगे। तो मतलब होगा कि हमें ना तो ग्रीन कलर दिखाई देगा सही तरीके से, ना ही ब्लू कलर दिखाई देगा, दोनों का मिक्स ही हो जाएगा। तो ऐसे ही इससे आगे वाले पॉइंट्स पर अलग अलग बिंदुओं पर हो सकता है दो या दो से अधिक रंग एक साथ आ जाएं, या किसी रंग के लिए विनाशी व्यतिकरण हो रहा हो तो दूसरे रंग के लिए संपोषी व्यतिकरण हो जाए, और ऐसा ही से हम नीचे की तरफ चलेगा। तो परिणाम ये होगा कि इसके बाद की जो फ्रिंजें दिखाई देंगी उनमें रंग घुले मिले होंगे, यानी रंग अस्पष्ट होंगे, अस्पष्ट हमें रंग दिखाई देंगे और फ्रिंजें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देंगी। तो इस तरह से जो सोर्स है हमारा वो एक वर्णी सोर्स होना चाहिए। तो ये व्यतिकरण की के लिए हमारे पास कुछ शर्तें हुई। इन शर्तों को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर बता दें कि जो शुरू में जो 3 शर्तें हैं, नंबर 1, दोनों तरंगें एक ही दिशा में चलते हुए अध्यारोपित होनी चाहिए। दूसरी शर्त, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। और ये 4th नंबर वाली, यदि तरंगें ध्रुवित हैं तो उनके ध्रुवण की अवस्था समान होनी चाहिए। ये 3 शर्तें ऐसी हैं कि अगर ये पूरी नहीं होंगी तो व्यतिकरण हो ही नहीं सकता। लेकिन जो तीसरे नंबर की शर्त है कि दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ये स्थायी व्यतिकरण की शर्त है। क्योंकि अगर स्रोत कला संबद्ध नहीं है तो व्यतिकरण तो होगा लेकिन फ्रिंजें स्टेबल नहीं रहेंगी। फ्रिंजों पर जो इंटेंसिटी है वो लगातार चेंज होगी, और चूंकि इतनी तेजी से चेंज होगी कि हम उनको जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्थायी व्यतिकरण चित्र के लिए शर्त है कि दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। और इसके अलावा बाकी की जो शर्तें थी वो व्यतिकरण चित्र आप स्पष्ट दिखाई दे कि व्यतिकरण के से संबंध में हम कोई प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग में हम ऑब्जर्वेशन ले सकें ठीक तरीके से, उसके लिए ये लास्ट शर्त है जो ABC पॉइंट पे लिखी हुई है कि स्पष्ट चित्र दिखाई दे। इसके लिए दोनों तरंगों का मूल स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। जैसे हमने व्हाइट लाइट का उदाहरण दिया था कि अगर व्हाइट लाइट है तो जो तरंगे हैं उसमें 7 रंग हैं। परिणाम ये हो रहा है सेंट्रल फ्रिंज हमें व्हाइट दिखाई दे रही है, उसके बाद ऊपर और नीचे वाली जो फ्रिंज है वो रंगीन दिखाई दे रही हैं, जिसमें बैगनी रंग सेंटर की तरफ था यहाँ पर और लाल रंग बाहर की तरफ था। लेकिन इसके बाद की जो फ्रिंजें मिल रही थी वो अस्पष्ट मिल रही थी, उनमें कलर भी स्पष्ट नहीं थे और हमें काली फ्रिंजें भी नहीं दिखाई देंगी। रीजन है कि जिस कलर के लिए वहां पर काली फ्रिंज बननी चाहिए उसी कलर के लिए जो है उसी जगह पर दूसरे कलर की दीप्त फ्रिंज बनेगी, तो रंग घुल मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट था दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इस दूरी को हम कम रखेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी और हम ऑब्जर्वेशन ठीक से ले पाएंगे। और तीसरा पॉइंट था दोनों तरंगों के आयाम या तो समान होने चाहिए या फिर लगभग समान होना चाहिए। आयाम में अंतर अधिक नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर अंतर अधिक होगा तो फिर हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पर जो तीव्रता प्राप्त हो रही है उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये थी व्यतिकरण की घटना के लिए आवश्यक शर्त है।